नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। आप सभी को गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से शुभकामनाएं। आज रिपब्लिक डे परेड में क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थी उनको हम डिस्कस करेंगे। गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। पिछले 73 सालों से ये परेड नई दिल्ली में आयोजित करी जा रही है राजपथ पर। सिंस 1950, जिस दिन देश का संविधान अडॉप्ट किया गया था, लागू किया गया था देश में, उसी दिन से ये परेड यहाँ पर आयोजित करी जा रही है। हमारी सेना की टुकड़ियाँ एक मार्च करती हैं, राष्ट्रपति उनकी सलामी लेते हैं। और ये दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन देश में राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और भारत का अपना संविधान, अपने कानून अपने देश में लागू होते हैं। तो ये परेड केवल एक सिंपल मिलिट्री परेड नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ पास्ट 73 ईयर्स इसने भारत की संस्कृति को, भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ को दुनिया के सामने और अपने देशवासियों के सामने रखा है। तो इसीलिए हर साल इसमें कुछ नया देखने को मिलता है और इस साल क्या नया होगा यही मैं आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ें उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में अनअकैडमी ने भी आपके लिए एक स्पेशल ऑफर निकाला है। इसमें अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने का एक्सटेंशन फ्री में मिल जाएगा। मान लीजिए आप 2023 के यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, 2023 की, तो आपको क्या करना है, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेना है और उसमें आपको 1.5 साल की वैलिडिटी मिलेगी, 18 मंथ्स। इससे आप जून 2023 में होने वाले प्रीलिम्स और सितंबर में होने वाले मेंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आपको नीचे कमेंट में दिए गए लिंक पर मिल जाएगी। कोर्स सब्सक्राइब करते समय अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सन 2022 भारत का 73वां गणतंत्र दिवस है। आज हुई परेड पिछले साल की भांति थोड़ी सी टोन डाउन थी। इसका मतलब ये कि 2020 तक जिस प्रकार से बड़ी परेड होती थी उसको थोड़ा सा कर्टेल किया गया है। मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स कम किए गए हैं, कम लोगों को आमंत्रित किया जाता है, भीड़ इतनी इकट्ठी नहीं करी जाती, ऑफ कोर्स ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो जो टैब्लूज आते हैं, जो झांकियां आती है, उनकी संख्या भी थोड़ी घटा दी गई। इसको लेकर कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी, कई राज्यों ने आपत्ति उठाई कि हमारी झांकी क्यों नहीं है। तो इस बार सरकार ने केवल 12 राज्य और यूनियन टेरिटरीज की झांकी रखी थी और उसके अलावा कुछ केंद्रीय मंत्रालय, 9 मिनिस्ट्रीज हैं, उनकी भी झांकियां थी। तो टोटल 21 झांकी इस बार देखने को मिली। 2021 की भांति 2022 में भी कोई चीफ गेस्ट नहीं थे। प्लान ये था लास्ट ईयर यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को बुलाने का, कोविड के कारण वो नहीं आ पाए। इस बार भी प्लान था सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अध्यक्षों को बुलाने का, लेकिन अगेन थर्ड वेव चल रही है भारत में, इसीलिए चीफ गेस्ट नहीं आए या नहीं आ पाए। गणतंत्र दिवस की परेड से पहले हर साल की भांति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमर जवान ज्योति, जो कि अब इस साल नेशनल वॉर मेमोरियल में स्थानांतरित करी जा चुकी है, वहां जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करी देश के उन जवानों के नाम जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए इस देश के लिए लड़ते हुए। प्रधानमंत्री ने इस बार जो कैप और स्टोल यहां पर पहना हुआ था, ये काफी चर्चा में रहा। एक्चुअली इनकी टोपी जो है वो एक उत्तराखंडी स्टाइल की टोपी है और इस पर एक फूल बना हुआ था यहाँ, जो इस फोटो में नजर नहीं आ रहा। तो ये जो फूल है वो एक ब्रह्म कमल है। इट इज फाउंड इन उत्तराखंड। और ये जो इन्होंने गमोशा जैसा पहन रखा है, दिस इज सिमिलर टू व्हाट यू सी इन असम, बट इट इज नॉट फ्रॉम असम। तो ये मणिपुर का स्टाइल का एक स्टोल था। तो अब कई कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए शायद प्रधानमंत्री जी ने ऐसा पहना। बट बात यह है कि हर साल प्रधानमंत्री जी अलग अलग प्रकार का हेड गेयर पहनते हैं। तो कभी उनका साफा गुजरात स्टाइल का होता है, कभी राजस्थान स्टाइल का। सो एवरी ईयर ही वेयर्स समथिंग डिफरेंट ऑन रिपब्लिक डे, विच इज क्वाइट यूजुअली अ ट्रीट फॉर द आइज। तो इस बार ब्रह्म कमल उत्तराखंड का ये स्टेट फ्लावर है, तो जो उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मणिपुर की स्टाइल का, मेतेई स्टाइल का ये स्टोल इन्होंने पहना था। रिपब्लिक डे के दिन राजपथ को एक दुल्हन की भांति सजाया जाता है। इस बार भी यहाँ पर जो सजावट करी गई है वो देखते ही बन रही थी। हालांकि थोड़ी विजिबिलिटी दिल्ली में कम रहती है सर्दियों के महीने में, कोहरे के कारण थोड़ा कोहरा थोड़ा प्रदूषण दोनों ही रहते हैं, इसीलिए परेड का टाइम भी आधा घंटा आगे शिफ्ट कर दिया गया था। 10 बजे शुरू होती है, इस बार 10:30 बजे ये शुरू करी गई थी। हर साल की भांति परेड के पहले राष्ट्रपति जी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया और ये जितनी भी सैन्य टुकड़ियां मार्च करती हैं, परेड में जितने भी लोग शामिल होते हैं, ये सभी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रपति की तरफ देखकर सैल्यूट करते हैं। तो ये सैल्यूट करते हैं राष्ट्रपति को, ना कि प्रधानमंत्री को। ध्यान रखिए कि 15 अगस्त के दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रधानमंत्री जी की होती है, बिकॉज ही गिव्स द स्पीच एंड एवरीथिंग। और 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इनफैक्ट 25 जनवरी की शाम को एक दिन पहले राष्ट्रपति जी का देश के नाम एक भाषण भी होता है, जो काफ़ी अच्छा था। आप चाहें तो उसे सुन भी सकते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। इसके बाद परेड की उद्घोषणा करी जाती है 21 तोपों की सलामी के द्वारा। तो 871 फील्ड रेजिमेंट ने, आर्टिलरी रेजिमेंट ने ये 21 तोपों की सलामी दी और फिर एक के बाद एक इंडियन आर्मी के, नेवी के कॉन्टिजेंट आते हैं। परेड में सबसे पहले आर्मी के कॉन्टिजेंट्स मार्च करते हैं। तो इंडियन आर्मी में वैसे तो बहुत सारे रेजिमेंट्स हैं,
लेकिन सभी को मार्च करने का मौका नहीं मिलता। तो 6 रेजिमेंट्स इस साल मार्च कर रहे थे, ये चेंज होता रहता है। तो इस बार के रेजिमेंट्स में खास बात ये थी कि कुछ टुकड़ियों ने नई यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, कुछ ने पुरानी 1950s की यूनिफॉर्म पहनी थी, कुछ ने करंट यूनिफॉर्म पहनी थी। तो अलग अलग प्रकार के शस्त्र और अलग अलग प्रकार की यूनिफॉर्म्स देखने को मिली। जो लेटेस्ट टैवोर राइफल्स हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो ये जो 6 मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स हैं, इनमें से एक राष्ट्रपति का जो बॉडीगार्ड है उसकी अलग यूनिफॉर्म होती है लाल रंग की, घोड़ों पर ये सवार रहते हैं, ये भी देखने को मिले। कुछ मार्चिंग बैंड्स थे। फिर ये राजपूत रेजिमेंट है, 17th राजपूत, जिसने पुरानी यूनिफॉर्म पहन रखी है 1950 के दशक की। सिख लाइट इन्फेंट्री ने जो करंट यूनिफॉर्म है वो पहनी हुई थी। इनकी वेशभूषा और पाग एकदम अलग ही तरह की होती है, आप देख सकते हैं इसे। देन देर इज द 61st कैवलरी। ये भारतीय सेना की एकमात्र घुड़सवार रेजिमेंट है। आज भी इंडियन आर्मी में जो एक्टिव हॉर्स रेजिमेंट है वो केवल 61st कैवलरी है। पहले क्या होता था कि बहुत सारी हॉर्स रेजिमेंट्स थी, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, दे ऑल हैड देयर ओन कैवलरीज, जैसे कि जोधपुर हॉर्स, पूना हॉर्स, इस तरह के बहुत सारे यूनिट्स थे। आज़ादी के बाद सबको कंबाइन करके 61st कैवलरी बना दिया गया है। ये वही रेजिमेंट है जिसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बैटल ऑफ हाइफा में हिस्सा लिया था, और आखिरी कैवलरी चार्ज इतिहास में जो दर्ज है किसी बड़ी युद्ध में, वो इस समय किया गया था। देन देर आर मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स फ्रॉम द पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की तरफ से ऊंटों पर सवार ये सैनिक, जो शानदार ऊंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेक्ड अप, पूरे तरह से तैयार। और बीएसएफ के सैनिकों की, जवानों की मूछें आप देखिए, ये बहुत शानदार होती हैं। फिर इंडियन आर्मी अपने अस्त्र शस्त्र को प्रदर्शित करती है। तो इसमें सबसे पहले इंडियन आर्मी ने अपने पुराने टैंक्स को प्रदर्शित किया इस बार। तो सेंचुरियन टैंक्स, PT-76 टैंक, हॉविट्जर तोप्स, ये सारे वो पुराने हथियार हैं जिन्होंने भारत को युद्धों में जीत दिलवाई है। तो 1971 के वॉर में ये टैंक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। बैटल ऑफ बसंतर शायद आपने नाम सुना हो, इसमें इन टैंक्स का बहुत बड़ा योगदान था। पाकिस्तान को हमने बहुत ज़बरदस्त हार दी थी इस बैटल ऑफ बसंतर में, और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी टैंक बैटल थी। तो इसमें इन टैंक्स का इस्तेमाल किया गया था। और परेड की शुरुआत में जो लीडर होते हैं वो जीवित परमवीर चक्र विजेता होते हैं। तो परमवीर चक्र विजेता हमेशा परेड को यहाँ लीड करते हैं। इस प्रकार से हर बार की तरह आर्मी ने अपने जो बेस्ट और लेटेस्ट वेपन्स हैं वो भी प्रदर्शित किए। तो जैसे कि आकाश मिसाइल सिस्टम्स, टाइगर कैट मिसाइल सिस्टम, धनुष हाविट्जर्स, ये सभी भी प्रदर्शित किए गए। बीएसएफ की महिला जवानों के द्वारा बाइक्स पर काफ़ी शानदार करतब दिखाए गए। 4 साल पहले इन्होंने पहली बार आरडी परेड में अपना पदार्पण किया था। उसके बाद फिर से 4 साल बाद ये देखने को मिला कि बीएसएफ की महिला ऑफिसर्स ने इस प्रकार के करतब दिखाए। तो जो ये बुलेट्स हैं, इन पर आप देख सकते हैं 33 ऑफिसर्स सवार हैं। आर्मी और पैरामिलिट्री के ग्रीन कलर्स के बाद वायुसेना का ब्लू कलर का मार्चिंग कॉन्टिजेंट अपनी अलग ही आभा बिखेरता हुआ नजर आता है। इस बार एयरफोर्स की तरफ से जो टैब्ल्यू था, उसमें देश की पहली महिला फाइटर जेट पायलट जिन्होंने रफाल उड़ाया है वो भी शामिल थी। तो इनका नाम है शिवांगी सिंह। शी वॉज ऑल्सो देयर ऑन द टैब्ल्यू। पिछले साल भी एक महिला एयरफोर्स फाइटर पायलट यहाँ पर शामिल थी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत। सो शी वॉज द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट जिन्होंने आरडी परेड में हिस्सा लिया, और शिवांगी सिंह सेकंड महिला बन चुकी हैं, और रफाल उड़ाने वाली ये पहली महिला फाइटर पायलट है। इस साल की परेड का हाईलाइट मेरे अनुसार था 75 हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर्स का प्रदर्शन। तो आज़ादी के 75 सालों को दर्शाते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 एयरक्राफ्ट शामिल हुए थे। इतने एयरक्राफ्ट जनरली नहीं होते हैं, इस बार मैक्सिमम नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट शामिल किए गए थे। सो देर वेर मल्टीपल रफाल्स, देर वेर मिग्स, एंड देन देर वेर मॉडर्न सुखोइज एज वेल एज मैनी हेलीकॉप्टर्स। और इस बार एक खास बात यह भी थी कि कैमरा लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे ऊपर हवाई जहाज़ों में या हेलीकॉप्टर्स में लगाए गए कैमरेस के द्वारा। तो हमें रिपब्लिक डे का दृश्य ऊपर हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से कैसा नजर आता है वो भी देखने को मिला था लाइव टेलीकास्ट में। फिर जहां तक झांकियों की बात है, तो इंडियन नेवी का टैब्ल्यू काफ़ी अच्छा था। इसमें 1946 की रिन म्यूटिनी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी को बताया गया, दर्शाया गया। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहते हो कि मैं रिन म्यूटिनी पर एक अलग से लेक्चर बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। INS विक्रांत का भी एक स्केल मॉडल यहाँ पर देखने को मिला। नेवी के मार्चिंग कॉन्टिजेंट को इस बार लीड कर रही थी एक महिला अफसर, लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा। नेवी के साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड का मार्चिंग कॉन्टिजेंट भी यहाँ पर शामिल था, और DRDO का जो टैब्ल्यू है वो भी देखने लायक था। DRDO के 2 टैब्ल्यू थे एक्चुअली, जिनमें से एक पर उत्तम रेडार सिस्टम को दर्शाया गया। ये तेजस के अंदर फिट किया जाता है, वो वाला रेडार है, और इससे तेजस की कैपेबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं। DRDO की दूसरी झांकी पर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, AIP सिस्टम दर्शाया गया था, जो सबमरीन्स को लंबे समय तक नीचे, पानी के नीचे रहने में मदद करता है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों की झांकी में संस्कृति मंत्रालय की झांकी काफ़ी यूनिक थी, क्योंकि इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक को दर्शाया गया। तो हमारी आज़ादी के एक सेनानी अरबिंदो घोष, इनके जीवन को इस संस्कृति मंत्रालय ने दर्शाया।
फिर वंदे भारतम नृत्य किया गया, जिसमें अलग अलग प्रकार के फोक डांसेस शामिल थे, शास्त्रीय, फोक डांस, ट्राइबल डांस, सबको मिलाकर एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जॉइंट डांस प्रदर्शन करवाया गया था। तो इसकी कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इट वॉज अ रियली ब्यूटीफुल डांस। आप मुझे कमेंट में बताइएगा बाय द वे कि कितने लोगों ने लाइव इन सभी झांकियों को और इन डांसेस को देखा था। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की झांकी भी काफी इंटरेस्टिंग थी। इन्होंने बुद्धिस्ट हेरिटेज को यहाँ पर दर्शाया था। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि सेंट्रल पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री की जो झांकी है उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके आईएनए के द्वारा लड़ी गई बैटल ऑफ मोइरांग को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय सैनिक, आईएनए के सैनिक यहाँ पर झंडा फहरा रहे हैं मोइरांग में, जो कि भारत के बॉर्डर के अंदर था। तो आईएनए यहाँ तक पहुँच गया था मोइरांग में, इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, टुडे स्टेट ऑफ मणिपुर। तो ये बात है ऑपरेशन यूगो की 1944 में। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से लद्दाख के ऊंचे पहाड़ियों में पानी की सप्लाई को दर्शाता हुआ ये वाला टैब्लू था। इस बार लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री की तरफ से नालसा को डिपिक्ट किया गया था, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। बाय द वे, नालसा का कौन सा कानून है, लोक अदालतें क्या होती है, ये पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि न्याय के 5 सिद्धांत, एक्सेसिबल, डेफिनेटिव, अफोर्डेबल, इक्विटेबल एंड टाइमली जस्टिस फॉर ऑल। तो ये दर्शाते हुए नालसा की झांकी थी, विच वॉज क्वाइट यूनिक। फिर सीआरपीएफ के वैलर को, सीआरपीएफ की वीरता को दिखाता हुआ एक टैब्लू था, जो हॉट स्प्रिंग मेमोरियल है, हमारे शहीदों का स्मारक है लद्दाख में, उसको दर्शा रहा था। और रण ऑफ कच्छ में सरदार पोस्ट पर जो लड़ाई हुई थी उसको दर्शाता हुआ यहाँ पर ये दोनों टैब्लू थे। डाक विभाग की झांकी भी काफ़ी अट्रैक्टिव थी, जिसमें एक महिला पोस्ट वुमेन को दर्शाया गया था विद अ डिजिटल डिवाइस एंड अ पोस्टमैन्स बैग। शिक्षा मंत्रालय की झांकी फ्रॉम वेदास टू मेटावर्स इस थीम को दर्शा रही थी। तो यहाँ पर एक वैदिक ऋषि मुनि भी हैं, इधर यहाँ मेटावर्स को भी दर्शाया जा रहा है। मेटावर्स बाय द वे क्या होता है, इस पर मैंने एक लेक्चर बना रखा है, तो उसको ज़रूर देखिए पाथफाइंडर के चैनल पर। फिर राज्यों की झांकियों में जो कुछ इंपॉर्टेंट या यूनिक था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उत्तराखंड की झांकी जो है इसमें मंदिरों को दर्शाया गया। यहाँ पर सिख टेम्पल भी हैं और हिंदू टेम्पल भी हैं। आपके लिए एक सवाल है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स हैं कि ये दोनों कौन से मंदिर या फिर गुरुद्वारे यहाँ पर दर्शाए गए हैं। एक राज्य का मैं आपको नहीं बता रहा, ये आपको बताना है। ओके, उत्तर प्रदेश की झांकी में पिछले साल राम जन्मभूमि मंदिर दर्शाया गया था, इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शाया गया है। टैब्लू ऑफ पंजाब, इसमें पंजाब में आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो संघर्ष हुआ था उसको दर्शाया गया। तो यहाँ पर भगत सिंह और अन्य लोगों के संघर्ष को यहाँ दिखाया गया है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की झांकी में इस बार माता वैष्णो देवी के मंदिर को दर्शाया गया। तो ये पहाड़ी के ऊपर जो वैष्णो देवी धाम है उसकी बिल्डिंग्स को यहाँ दर्शाता हुआ इनका टैब्लू है। ये यहाँ पर रिपब्लिक डे के दिन आप देख सकते हैं। कर्नाटका का जो टैब्लू है उसमें ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को दर्शाया गया था। तो इसमें 16 आर्टिफैक्ट्स थे जो जीआई टैग्स को प्राप्त कर चुके हैं। जीआई टैग्स पर एक कंबाइंड वीडियो हमने बनाया है, अनिरुद्ध सर का वीडियो है, प्लीज़ उसे देखिए, यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की झांकी काफ़ी अलग प्रकार की थी, इनकी थीम थी स्पोर्ट्स। तो ओलंपिक चैंपियंस जो भी थे हरियाणा के, उनको यहाँ पर दर्शाया गया था विक्ट्री चैरियट के रूप में, विजय रथ के रूप में ये चैरियट आया और इस पर ये ओलंपिक चैंपियंस दर्शाए गए थे। अरुणाचल प्रदेश की झांकी अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों के द्वारा लड़े गए युद्ध को यहाँ पर दर्शा रही थी। इट वॉज द स्ट्रगल ऑफ आदि ट्राइबल्स कम्युनिटी ऑफ सियांग रीजन, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उस युद्ध को ये दर्शा रहा था। गुजरात की झांकी इस बार आदिवासी क्रांतिवीरों को दर्शा रही थी। अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन हुए, आदिवासी नेता मोतीलाल तेजावत को भी यहाँ दर्शाया गया था और जो साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में एक मैसेकर हुआ था उसे भी इस झांकी में प्रदर्शित किया गया। छत्तीसगढ़ और गोवा की झांकियों में दोनों राज्यों की कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया। गोवा की झांकी में फोर्ट अगवाड़ा भी था। ये छत्तीसगढ़ की झांकी है जो वहाँ के जीवन को दर्शा रही है। मेघालय ने अपने राज्य बनने की 50वीं वर्षगांठ हाल ही में सेलिब्रेट करी है, उसको इन्होंने यहाँ पर दर्शाया, 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लकड़ी की आप बनी हुई देख सकते हैं। सो दिस वॉज अ वेरी डिफरेंट थीम, बैम्बू से बनी हुई बास्केट्स और अलग अलग केन प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र ने सांस्कृतिक नहीं बल्कि अपनी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को दर्शाया, बायोडाइवर्सिटी को दर्शाया, कई प्रकार की स्पीशीज़ को यहाँ पर दिखाया। तो ये थी रिपब्लिक डे 2022 की कुछ हाइलाइट्स, कुछ झलकियाँ। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अनअकैडमी के एजुकेटर से लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। प्लस एंड आइकॉनिक 2 टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन आर देयर।
महिपाल कोड का इस्तेमाल करोगे तो इनमें 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन भी यहाँ अवेलेबल हैं। नए बैचेस बनते हैं हर हफ्ते, इनको आप ज्वाइन कीजिए। EMI पर ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आइकॉनिक के फ़ायदे आप यहाँ देख सकते हैं। इस हफ्ते जो कॉम्बैट होने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित है। सो आई थिंक दिस इज द मोस्ट सिंपल कॉम्बैट दैट यू कैन अटेम्प्ट। अट्रैक्टिव गिफ्ट्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, उन्हें जीतिए। फ्री टेस्ट सीरीज का फ़ायदा उठाइए। बहुत सारी हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी हैं। नए ऑप्शनल के चैनल्स आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।